आज बच्चे कम आएंगे, 2 दिन पढ़ रहे हैं, 3 दिन पढ़ रहे हैं आज ना। चलो क्या पढ़ रहे थे कल? कल नहीं आई थी तुम? गेहूं पढ़ाया था, चावल पढ़ा रहे थे ना। चावल में क्या क्या पढ़ाते हैं? चावल वही कहाँ गया है? क्या बताया है कल? बताओ। वर्षा बता दी थी, एरिया बता दिया था, ठीक है। बाकी मैंने बोला था तुम लोगों को एक लिस्ट दे दूंगी, कौन से कहाँ से पौधा आया है, जन्मभूमि क्या है पौधे की, किस देश से लाया गया है, किस्म क्या होती है और वो कौन कौन से लगते हैं, ये सब चीजें क्या दूंगी आपको, एक लिस्ट बना के दे दूंगी, क्योंकि क्या होती है आपकी रिटर्न लिखना। इसके अलावा और कुछ रह गया है? अब मत देखो पेपर, बाद में देख लियो। और कुछ चेक करवाना है? टेम्परेचर लिखवा दिया था चावल का, बारिश लिखवा दी थी, इसके लिए भी अधिक पानी अधिक पाला बेकार रहेगा ना पौधे के लिए। अच्छा ये मुझे बताओ, चावल के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? चावल के खेत से कौन सी गैस निकलती है? सैफ, चावल के खेतों में से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मीथेन के और स्रोत क्या है? जुआरी करते हैं उससे, हाँ, और डेयरी से, हाँ, और जहाँ पे कचरा पदार्थ होता है भाषण करता है, वहाँ इकट्ठा होता है सड़ने के बाद कोयले की खानों से। हाँ, ठीक है। और नालियों से भी निकलती है नालियों, नारियल, नाली, हाँ नाली, हाँ जहाँ चीजें सड़ रही है, कौन सी चीजें, जहाँ चीजें सड़ रही है आपके वहीं पर आके मीथेन गैस आ रही है। चलो इसके बाद और कौन सी फसल रहेगी? बागवानी होगी, खाद्यान्न सारी होगी फसल, बताओ। मैं आया तुम नहीं आई थी, 3 4 5 ये भी नहीं आई थी। अभी बाकी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, सोच रहे हैं पतंग उड़ाए या क्लास में, है ना। जिन्होंने कहा हमें तो पतंग आती नहीं है, हम तो चले क्लास ले रहे हैं, तो वो लोग आ गए। किसी ने कहा मेरा पतंग उड़ाते उड़ाते शौक पूरा हो चुका है, अब मैं है ना। किसी ने कहा मेरा पतंग उड़ाते उड़ाते शौक पूरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ। मजा आता है, नहीं मजा। चावल हो गए थे, मक्का बाजरा हो गई थी, गेहूं हो गया था, और क्या हो गया था? बाजरा मतलब गेहूं और चावल। बाजरा मतलब गेहूं, चावल मतलब खाद्यान्न लगभग निपट गए थे, तो मेन है ना। दाल चावल हो गए, दाल नहीं हुई है, दाल चावल खाओगे नहीं। चरण आज दाल चावल खाएगा, पीली दाल बनाएगा। मैं दाल में खाता नहीं, दाल खानी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आलू की सब्जी थोड़ी अरे दाल ज्यादा खाने से क्या होता है? नुकसान दे, क्यों? जब बोला है तो मैं बादी हो जाती है, बादी दाल, बादी दाल। अरहर बादी है, उड़द की उड़द है, उड़द बादी। अरहर दाल ज्यादा खाने से क्या होगा? अरहर की दाल में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सोयाबीन के बाद अरहर की दाल में प्रोटीन होता है। अरहर की दाल ज्यादा मतलब डेली आप उसे फूड में ले रहे हो तो आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए सब चीजें क्या करना चाहिए? बैलेंस फूड। फूड कैसा खाना चाहिए? बैलेंस में। चलो दालों पर आए हो, बिल्कुल दलहन। दलहन, भारत दलहन का विश्व में, भारत दलहन का मेन पॉइंट दिखा दे रहे बस। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है कि नहीं है? उपभोक्ता क्यों होगा? अच्छा ये बताओ। जनसंख्या के साथ, जनसंख्या के साथ बिल्कुल सही पॉइंट पकड़े हैं। अगर यहाँ जनसंख्या कम होती तो उपभोक्ता शायद कम होता, और जितना उत्पाद हो रहा है थोड़ा खाते और बाकी एक्सपोर्ट कर देते। अब हमारी पॉपुलेशन इतनी है, कभी कभी काम हमारा क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, हमें बाहर से क्या करना होता है? हाँ याद करना होता है ना कि इम्पोर्ट करना होता है। ऐसी कोई चीज है, दालें अधिकतर क्या होता है उत्पाद कर लेते हैं
वो भी कर लेते हैं। जो एक्सेस मतलब जो हमारे पास कमी पड़ जाती है उसको हम क्या करते हैं वहां से मंगवाते हैं। तो लिख लो अधिकांश दालें कौन सी होंगी, कैसी होती हैं, फलीदार होती हैं क्या दालें? यस मैम। इनके पौधे कैसे होते हैं? छोटे पौधे होते हैं। छोटे पौधे होते हैं, फलियों में लगती हैं। मसूर की दाल को छोड़ दें तो अधिकतर दालें कौन से सीजन की हैं? खरीफ में आती है। खरीफ में कौन कौन सी? उड़द, अरहर, हाँ, मूंग। चने को भी हम हटा देंगे। मैम मूंग भी हो जाएगा। हाँ, चने को हम हटा देंगे क्योंकि चना कब का है आपका? ठंड का है। और अच्छा काला चना ही ठंड का है, गोरा चना भी ठंड का ही है, ये चने दोनों चने ना गर्मी के समझ में आएगा। दोनों चने सर्दी के हैं, चाहे वो काला चना हो, काला चना मतलब चाहे वो घोड़े वाला चना हो, जैसे बनता है ना। जैसे हमारे खाना मतलब बनती है सब्जी वब्जी तो कौन से चने बनेंगे? घोड़े वाले चने बने। क्यों घोड़े वाले चने बने? ऐसा कोई नहीं है घोड़े वाले नहीं, वो चने घोड़े को बहुत प्रिय होते हैं। नहीं पहले घोड़े हम खाए जाते थे। हाँ, काला चना इंसान नहीं खाता था, काला चना घोड़ा ही खाता था, तो उसको घोड़े वाले चने नहीं बोलते मैं हैं। हाँ, खाते तो उसको आप कहते हैं कि जो अंकुरित चना हो, अंकुरित मूंग हो, उसको खाने से क्या होता है? प्रोटीन बढ़ता है। प्रोटीन बॉडी में बढ़ता है। प्योर प्रोटीन के सोर्स होते हैं भाई कच्चे अनाज, यानी उसको भिगो दिया और वैसे अंकुरित करके खा लिया। तो देखो दलहन का क्षेत्र क्या बनाया था? कौन से क्षेत्र में दलहन मिलेगा आपको सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश। और तुक्का बता, मुझे पक्का नहीं पता। क्या है? तुक्का पक्का है तुम्हारा है? दलहन में मध्य प्रदेश है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र में सकता है? बहुत अधिक मात्रा में दलहन, छोटी छोटी मात्रा में तो कहीं कहीं लगा ही देते हैं पौधे, है ना। ऐसे तो अरहर का अपने यहाँ लग जाता है, तो बहुत अधिक क्षेत्र में सिर्फ ऐसे देखो कि कहीं खेत का मैदान पड़ा है तो वहाँ पे सिर्फ दाल ही दाल के पौधे होंगे और किसी चीज के पौधे नहीं होंगे। मैं उस क्षेत्र की बात कर रही हूँ। ऐसा तो कृषि बताए तो हर जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है, और पर्टिकुलर एक बहुत बड़े एरिया में जिसकी कृषि हो रही है उसको मानेगा ये मुख्य में उसी चीज के लिए है। अपने आप पीढ़ी को करना ही करना। ये मैंने कहा पीलीभीत से सटा हुआ बरेली देखोगे तब भी आपको गन्ना उठान मिलेगा। अब जैसे बरेली की साइड चले जाओगे, बरेली पश्चिम की तरफ जाओगे, बदायूं के साथ लगा हुआ बदायूं फरक्काबाद सहारनपुर के लगभग आपका ये वाला बेल्ट पड़ जाता है। और उधर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सूखी सूखी जमीन, बबूल के पेड़, उसके साथ साथ बाजरा खड़ी मिलेगी, मक्का मिल जाएगी, ईख जरूर मिल जाती है, गन्ना अधिकतर देते हैं आपको मिल जाता है ना। दाल की मैं देखती हूँ अपने यहाँ होता है, पर लोग क्या लगाते हैं बहुत एक या दो पौधे लगा देंगे सिर्फ उसके लिए, अपने यूज के लिए। हाँ, अपने खाने के लिए ऐसे पौधे लगा देंगे, व्यापार के लिए नहीं लगाते। अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो कहाँ लगा है व्यापार की दृष्टि से दलहन? दक्षिण भारत में। वेरी गुड, कहाँ लग रहा है आपके? दक्षिण उत्तर प्रदेश, ये वाला क्षेत्र है ना, दक्षिण उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड का क्षेत्र है। कितनी हंसी आ रही है देखो। अब शांत हो जाओ, क्यों हंस रहे हो इतना? ये कह रहा है दक्षिण भारत में दक्षिण उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत होगा मतलब वो भारत और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अलग नहीं पढ़ रहा है। वो कह रहा है उत्तर प्रदेश ही भारत है और भारत ही उत्तर प्रदेश है। उसके कहने का मतलब दोनों एक ही में समाये हुए हैं। ठीक है, अब इसके साथ आपका ये एमपी वाला क्षेत्र आ जाता है। एमपी के साथ जो लगा हुआ है राजस्थान का क्षेत्र, क्या यहाँ पर मिलेगा आपको दलहन? है ना, कम मात्रा में मिलेगा पर मिलेगा जो, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ से लगा हुआ है? एमपी के क्षेत्र से लगा हुआ है, तो यहाँ पर दलहन हो रहा है। और यहाँ तो है ही सोयाबीन और दलहन के लिए। अब यहाँ पर हो गया, अगर टोटल दलहन में बात करेंगे तो आपका एमपी नंबर है। सिर्फ सोयाबीन की बात करेंगे तो किसी जमाने में एमपी होता था, और अब कौन आ गया आपका? महाराष्ट्र नंबर आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो लिखो दलहन। बच्चों लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा थोड़ा मेक माइंड। हम बोलिए। हाँ लिखो दलहन अधिकांश फलीदार फसल है। इसमें प्रोटीन कैसी मात्रा में होगा? प्रचुर मात्रा में। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें है? सोयाबीन। उसके बाद दाल में पूछ रहे हैं, अभी बताया ना मैंने। अरहर
प्रोटीन है। दालों में बात करेंगे तो अरहर दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन है। और क्या मूंग दाल में होता है प्रोटीन? होता है ना। मूंग दाल में प्रोटीन भी होता है, बादी भी नहीं होती है, हेल्दी होती है, इसलिए जब बीमार पड़ता है तो उसको कहते हैं बीमारों वाली दाल। यही बोलती होते तुम, मैं बोल रही हूँ यही बोलती हूँ मैं, मूंग की दाल को मैं यही। हाँ मतलब घर में बनती नॉर्मल, कभी मजा नहीं है, मैं खाता ही नहीं, उनको अच्छी नहीं लगती, स्वाद नहीं आता, पर वो दाल बहुत ज्यादा प्रोटीन वाली होती है मूंग दाल। चलो लिखो चना अरहर प्रमुख दलहनी फसल है। किसी ने राजमे का पौधा देखा है? कैसा होता है? पौधा होता है या उसकी बेल होती है? बेल टाइप का होता है। बेल होती है ना, उसको वो डाल देते हैं उसमें। राजमे की कितनी क्वालिटी मिलती है? उसके बाद कितनी क्वालिटी का राजमा होता है? लोबिया तो बहुत छोटा होता है, होता राजमा तरह है, लोबिया में बहुत साइज छोटा होता है, सेम वैसे ही होता है। अच्छा ये बताओ मुझे, जैसे हम लोग नॉर्मल में मैंने कहा तुम लोगों को कि हम लोगों के यहाँ खेत में क्या होता है, ये चीजें लगाई जाती है, मतलब अपने यूज के लिए लगा देते हैं, लगाते हैं कभी कभी। तो ये दाल के पौधे जो होते हैं, दलहनी पौधे, किस लिए आवश्यक होते हैं भूमि के लिए? किसान क्यों, जैसे हम फसल चक्र करते हैं ना, तो फसल चक्र में एक बार खाद्यान्न कर ली, फिर थोड़ा सा बीच में बैलेंस दे दिया, दलहन के पौधे लगा दिए गए, क्यों नाइट्रिफिकेशन अपने आप कर लेते हैं पौधे। क्या पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में, तो कन्वर्ट अपने आप कर लेते हैं क्या? इनमें बैक्टीरिया होता है। किसमें बैक्टीरिया होता है? क्या इन्हीं पौधों में होता है, सब पौधों में होता है? सभी लेग्यूमिनेसी जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेसी उनके जो पौधे होते हैं उनमें होता है। कौन कौन होते हैं लेग्यूमिनेसी का? मतलब फलीदार पौधे, मटर दाल हो गया, मटर की दाल होती है ना। अच्छा ये मुझे बताओ, गेहूं एक बीजीय पौधा है या दो बीजीय पौधा है? दो बीज है। गेहूं गेहूं तो एक बीज पत्ती है, गेहूं एक बीज पत्ती है, मटर है दो बीज, मटर दो बीज पत्ती है, दालें जितनी है वो भी आपके दो बीज पत्ती है। अरे मैं सीधे बताऊंगा तुम्हें, गांव की बात सुनना, जो एक जैसे एक होता है अनाज, उसके दो फाड़ हो जाए तो वो दो बीज है। दो बीज है। ऐसे मैंने याद कर रखा है। और अब गेहूं को आप देखिए, गेहूं फाड़ोगे तो बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा। गेहूं में दो बीज नहीं है, समझ लो मेरी बात। कभी आप तरबूज या खरबूज के बीज देखोगे, ऊपर सीधे जाओगे तो दो बीज आ जाएंगे। आम की गुठली देखोगे तो उसमें क्या आ जाएगा? दो बीज आ जाएंगे। सेब का बीज देखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा? दो बीज आ जाएंगे। ऐसे जब दाल देखोगे तो दाल क्या होती है? साबुत निकलती है, दो बीज में आ जाती है। दो बीज का मतलब अगर अभी कभी पत्ते से जानना है तो आपके जो पत्ते ऐसे होंगे ना, कभी अगर उसमें ऐसी सीधी सीधी लाइन पड़ी है तो वो समझ लेना एक बीजी पौधा है। तो गेहूं का कभी पत्ता देखना तो ऐसा नहीं देखना, सिंगल निकलता है, सिंगल है तो एक बीजी है। अब जब पौधा पत्ते ऐसे हैं और इसमें जब ऐसे ऐसे रेसे लगे हैं तो ये सोच लेना ये क्या होगा आपका? दो बीजी पौधा होगा। इतनी बार समझ में आ गई? पौधे का अगर जानना है बीज कैसा है, और बिल्कुल भी नहीं समझ पाओ तब पूछा जाए पेपर में दाल कौन सी उसकी है, दो बीजी है कि एक बीजी है, तो बस ये देख लेना दाल को जब तोड़ते हो तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जब दो पार्ट में डिवाइड हो रही है ना, आधी आधी बट रही है, तो वो दो बीजी है। यानी कि उसका बीज, जिसका बीज एक ही रह जाए सिंगल, वो एक बीज है, और जिसके बीज को डिवाइड करो, बीज में से टूटा हो, टूट के दो पार्ट में बट जाए, वो दो बीजी है। पेपर में पूछा जाता है कौन सी एक बीजी फसल है और कौन सी दो बीज पत्री, ऐसे पूछा जाता है। क्लियर हो गया? जितनी भी आपकी दलहन है, कोई भी चीज हो, वो कैसी होगी आपकी? कैसी हो रही है? एक बीज हो रही है, दो बीज हो रही है? दो बीज। मूंगफली कैसी है? दो बीज। आलू एक बीज। गाजर एक बीज। एक बीज है। आगे बात समझ में? हालांकि उनके ऐसे 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 देखोगे तब भी क्या है? काट तो रहे हैं, बीज तो नहीं निकल रहा है। सरसों सरसों एक बीज है, दो बीज है? बताओ चरण, सरसों एक बीज है, दो बीज है? दो बीज। अभी मैंने पत्ता बता दिया था, बीज नहीं भी तोड़ोगे, अगर पत्ते में सीधी लाइन पड़ी तो एक बीज है, ऐसा होगा पत्ता तो दो बीज है। और सरसों का पत्ता कैसा होता है? सरसों का साग तो खाया होगा, देखिए वो पत्ता घर में आते हुए ऐसे होता है ना, काटने जाते हैं। और फिर जब सरसों के बीज को निकालोगे तो दो बीज
ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखना। अगर ये पत्ते याद नहीं रहते हैं, कभी आपने किसी का पत्ता नहीं देखा है तो नॉर्मल देखा होगा, चावल एक बीजिए, दो बीजिए, धान एक बीज पत्ती है ना, उसकी पत्ती ऐसी होती है, और तोड़ोगे तो जिसकी पत्ती पतली वो एक बीज पतली, जिसकी पत्ती चौड़ी वो दो चौड़ी, और ऐसे जालीदार बना होगा वो आपके दो बीज हो गए। ये पत्ती भी नहीं देखी होगा कभी किसी जमाने में, तो बस फल तो देखा होगा, उसका बीज जो फल आया जो तुम खा रहे हो वो फल ही तो हुआ, तो वो फल बता देगा एक बीज हो या दो बीज हो। नॉर्मल पूछा जाता है कि आम का कौन सा पार्ट खाते हैं, है ना। अब ये तो तुम्हारा इसका विषय नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर करता है एग्रीकल्चर वालों का क्या हो गया? कृषि वालों का है नहीं, कृषि वालों का भी नहीं है, आता जो जीएस में तुम लोगों के लिए पढ़ते हैं, पर हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है ना उसको। ज्योग्राफी। हाँ, अलग सब्जेक्ट चला जाएगा। देखो ये सब क्या है, परिवार है, और चना और अरहर क्या है, प्रमुख दलहनी फसल है। और दलहनी फसल में कौन कौन से आ रहे हैं तुम लोग को बताइए नाम, इतने होशियार हो, एक एक करके नाम लिखना चाहो तो लिख लो, और नहीं लिखना है तब दिमाग में रखना। कौन कौन सी है दलहनी फसल, नाम बताओ। जितनी दालें हैं, मूंग, मसूर, चना, मटर, अरहर, उर्द, है ना, लिख लो। वो कह रहा है लिख लो, याद नहीं रहेगी। ठीक है, चलो आगे सारी क्या है, अब सुन लो। इस फसल के लिए किन फसलों के लिए हाँ कोबाल्ट आवश्यक होता है। हाँ, ये इसने क्या बताया था अभी सूरज ने, कि पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं, नाइट्रेट के रूप में ले रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था, चलो दलहनी के पौधे जो होते हैं इनके नीचे क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया होता है, लाइकोजियम बैक्टीरिया होता है, जो राइबोजियम बैक्टीरिया होता है वो पाया जाता है। और नॉर्मल क्या होता है, जो तने वाले पौधे होते हैं उसमें भी राइबोजियम पाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, तने जो सूर्य के प्रकाश होता है उससे क्या प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है ना, उसको नाइट्रेट में परिवर्तन करके लेते हैं। पर दाल का पौधा क्या होता है, अपने आप से ही नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन नहीं कर पाता है, इसलिए इसके दाल के पौधों के नीचे क्या रहता है, एक बैक्टीरिया रहता है, जो क्या करता है, इसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में परिवर्तन करता है, नाइट्रेट में परिवर्तन करता है। और नाइट्रेट क्या कर रहा है, नाइट्रेट क्यों आवश्यक है भूमि के लिए, पौधे के लिए नाइट्रेट क्यों आवश्यक है, यानी कि अगर मुझे नाइट्रोजन क्यों है, नाइट्रोजन आवश्यक पौधे की ग्रोथ के लिए। कोई भी पौधा होगा, किसी भी पौधे में ले लो, सबको क्या जरूरत होगी, आपके नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। चलो लिखो, आज आधे बच्चे 14 फरवरी मना रहे हैं और आधे बच्चे बसंत पंचमी मना रहे हैं। 1 मिनट का मौन व्रत भी रखते हैं। अच्छा ठीक है, 2 मिनट लिखो कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख लिया ना, कोबाल्ट लिख लिया, कोबाल्ट, राइजोबियम जीवाणु हेतु, कोबाल्ट, राइबोजियम, राइबोजोबियम, राइबोजोबियम जीवाणु हेतु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पहले मुझे नाइट्रोजन स्थिरीकरण समझ ही नहीं आता था, इसका प्रोसेस क्या होता है, होता क्या है ये नाइट्रोजन, रटना ना, रट्टू तोता होने वाला, बस रट्टू तोता की तरह रट लिया। अब प्रोसेस राइबोजियम जीवाणु होता है, जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक तत्व है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है विटामिन B12, जिसको क्या कहते हैं, साइनोकोबाल्ट, विटामिन B12, इसका वैसे नाम लिखना है तो लिख लो साइनोकोबाल्ट या साइनोकोबाल्ट, जो भी लिखना चाहो, साइनोकोबाल्ट B12 का रासायनिक नाम है।
ये संश्लेषण में सहायक है। चावल में पाया जाता है ना क्या B12, चावल में कोई धान, गोल्ड चावल, गोल्डन धान में होता है। ये ब्लड के लिए होता है ना, ब्लड बढ़ाता है। लिख लो भारत में दलहनों का क्षेत्र। अब तुम लोग को इतना तो पता होगा कहाँ कहाँ है, बता सकते हो? थोड़ा आइडिया लगाओगे? नहीं, प्रीति कह रही नहीं मैम बिल्कुल हम नहीं बता सकते हैं। बताओ एक एक करके बताओ, दलहन के क्षेत्र कहाँ मिलेंगे मैम पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रट लिया है, बिल्कुल मध्य प्रदेश। राजस्थान का एरिया हो जाएगा और हमारा दक्षिणी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना? दक्षिण उत्तर प्रदेश या दक्षिणी भारत? दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत हो जाएगा हमारा। चलो लिखो डेक्कन का पठार। हाँ हाँ, ये वाला अपना यूपी का देखोगे तो बुंदेलखंड का एरिया जो पड़ता है वो आपके लिए दलहन के लिए है। दक्कन का पठार। डेक्कन का पठार कहाँ पड़ रहा है बताओ मुझे? दक्कन का पठार ये रही एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र कवर करेगा, कुछ और क्षेत्र भी कवर करेगा? महाराष्ट्र का अधिकतर कवर कर रहा होगा, मध्य प्रदेश का ये वाला और गुजरात का ये वाला क्षेत्र। ये क्या है आपका? दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार के बीच में आपके और पठार आएंगे। यहाँ पर कौन सा है? मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ? बुंदेलखंड और आपके MP और राजस्थान। हाँ, तो ये वाला क्षेत्र किसका है आपके? जितना पठारी क्षेत्र किसके लिए आ रहा है आपका? दलहन के लिए आ रहा है। चलो लिखो दक्कन का पठार, मध्य पठारी भाग तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भाग तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भाग। मध्य पठारी भाग तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भाग। चना, चना कैसा पौधा है बेटा? हाँ, दलहनी पौधा है। कौन सा सीजन में हो रहा है आपके? रबी की फसल है। तो कैसा पौधा होगा ये? उष्ण, उपोष्ण होगा, शीतोष्ण होगा या उष्ण होगा? रबी की फसल है। रबी की फसल में कौन सा होगा? उपोष्ण कह लो या आपका शीतोष्ण कह लो। समझ में आ गया? जितनी भी रबी के फसल है वो सब किसके होंगे आपके? तो उपोष्ण या शीतोष्ण। ठीक है, लिखो चना। चना उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है। मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है। अब कहोगे कि मैम बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में तो ज्यादा बारिश होती नहीं, पठारी क्षेत्र में, है ना? और पौधा कौन सा बता रहे हैं आप? उपोष्ण का। बात आई ना? उपोष्ण यानी कि कैसा मौसम होगा? गर्म और ठंडा दोनों होंगे। और चना बता रहे हैं तो चना किसकी फसल है आपकी? रबी की, यानी कि सर्दियों के टाइम पर है। अब सर्दियों में बारिश कहाँ हो रही है आपके? दक्षिण भारत में, है ना? अधिकतर ये वाले क्षेत्र में बुंदेलखंड जब आपका ये आता है तब होती है। तो जितनी वर्षा की आवश्यकता होती है लौटता हुआ मानसून ने क्या करवा देता है? उतनी बारिश प्रोवाइड करवा देता है। तो इसलिए देखना दलहन का कहाँ हो रहा है आपका ये, क्योंकि इस आपकी मिट्टी कैसी है आपकी? उपजाऊ नहीं है। और दाल के पौधे अपने आप में क्या करते हैं? नाइट्रोजन की मात्रा को पर्याप्त कर लेते हैं, जितनी पौधों को नाइट्रोजन चाहिए होती है। इसलिए जिस भूमि में नाइट्रोजन का कमी है तो वहां पर अगर दलहनी पौधा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन की स्थिरीकरण हो जाएगा,
नाइट्रोजन, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। इसलिए जब हम नॉर्मली फसल लगाते हैं, फसल चक्र देखते हैं ना, एक बार ऐसे फसल लगा दी जिससे भूमि की क्या हो गई, नाइट्रोजन खत्म हो गया ना, नाइट्रोजन मतलब उर्वरकता खत्म हो गई, उसके बाद दलहनी पौधा लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, भूमि की क्या बढ़ जाती है, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो फसल चक्र में होता है ना 6-6 महीने का, तो हम लोगों के यहाँ जो किसान लगाते हैं वो कैसे लगाते, धान लगा दिया, गेहूं लगा दिया एक सीजन, उसके बाद कौन सी फील्ड में क्या कर दिया आपका, दाल नहीं लगाते, सीधा यूरिया लगाते हैं। अब तो यूरिया आ गया है ना, क्योंकि पैसा दाल में इतना पैसा मिलता नहीं है, अब तो सब चीजों को खत्म कर दिया है। अब ये चीज हम पहले पुराने जमाने में बात करें तब होता था ना, धान भी लगा दी, उसके बाद क्या करते थे, आपकी दाल लगा दी, फिर किस पर आ गया, धान पर आ गया। क्या समझ में आया, खेती समझ में आ रही, कृषि का अब आरो दिन पेपर देख के आता तो पता चलता था खेती वाला है सारा, सब चीज खेती से आएगी ना, समझ आ रहा है ना। मेरे साथ में भी पहले ऐसे होता था जैसे प्रीति के साथ हो रहा है, खेती में समझ आता है, खेती करते हैं, खेती में समझ आता है, खेती करते हैं। चलो लिखो, चना लिखिए ना, जरूरी है जो खेती करने की समझ आए, जिसके लिए खेती जरूरी है उसके समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा भाई। चलो चना लिखो, चना लिखो, चना कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है, लिख लिया। इसके लिए वर्षा, मुख्य वर्षा आधारित फसलें, मुख्यतः वर्षा आधारित फसलें देश के पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में यह बोई जाती है। देश के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भाग समझ में आ रहा है, उत्तर पश्चिमी भाग तो राजस्थान हो गया, फिर आ गया। और राजस्थान में मिट्टी कैसी थी, खेती, और उस समय मौसम कैसा हो जाता है, उपोष्ण होता है ना। तो जितनी भी आपके ये दलहन वाली फसलें होंगी, पहली बार जलोढ़ मृदा में नहीं, किसमें होंगी, ऐसे मृदा में होंगी जो उर्वरता की दृष्टि से कैसी होंगी, कमजोर होंगी और रेतीली होंगी। चलो अगला लिखो, हरियाणा, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में। अच्छा मुझे ये बताओ, हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति आने पर कहाँ लाभ हुआ, कहाँ घाटा हुआ? लाभ तो हरियाणा पंजाब में हुआ। फसल के लिए पूछ रही हूँ मैं, ये तो सबको पता है, लाभ तो हरियाणा पंजाब में हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हाँ, कौन सी, हाँ कौन, 2 चरणों में हुई ना हरित क्रांति। पहले चरण वाला क्षेत्र कौन सा आपका, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दूसरा क्षेत्र कौन सा बताया, बिहार वाला क्षेत्र, तेलंगाना और ये वाला क्षेत्र, ठीक है। इसी में द्वितीय हरित क्रांति में हाँ है, तो है दोनों होनी में, क्योंकि पहले देखो मेरी बात सुनो, जब पहली क्रांति ने कर दी तो टेक्नोलॉजी तो आ गई ना भारत में, पर मेन रूप से जो दूसरी क्रांति हुई थी, चावल क्रांति, इसका वो उनमें नहीं जाता है, वो हाँ उनको नहीं जाता है। अब सुन लो, तो पहली क्रांति में गेहूं और धान उनको फायदा हुआ। अब जो मेरी बात सुनो, मैं एक तरफ जो व्यापार लगा दिया, आप सुनते थे ना, कोई भी है उत्तर प्रदेश में देख लो, आप कहीं दूर मत जाओ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा डेवलप है, पूर्व उत्तर प्रदेश कम डेवलप है। कारण औद्योगिकरण है, और औद्योगिकरण होने के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश ज्यादा डेवलप हो गया और आपका पूर्व उत्तर प्रदेश कम डेवलप हुआ। तो क्या असमानता आ गई यहाँ पर, असमानता आई कि नहीं, बताओ मुझे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, जो वो बेसिकली एनसीआर से रिलेटेड है, तो असमानता आ गई किसमें, आपकी इकोनॉमी में आगे। अब जब यहाँ पर हम लोग क्रांति ले आए हैं, कौन सी हरित क्रांति लाए, तो पहले इस पार्ट में लाए, दूसरी बार हम इस पार्ट में लाए। और हरित क्रांति में ज्यादातर किसको फायदा हुआ, आपके धान को और गेहूं को, इसके अलावा और किसी फसल को फायदा नहीं हुआ। अब देखा जाएगा तो आर्थिक असमानता भी आ गई, फिर फसली असमानता भी आ गई, आगे की नहीं आ गई। अब जब यही बात अभी सूरज कह रहे हैं, अब तो दाल को लगाता ही नहीं है, क्यों दाल नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उर्वरक आ गया ना उसकी जगह। पहले क्या होता था, धान या गेहूं लगाए, उसके बाद जमीन की जो उर्वरकता थी वो कम हो जाती थी, उसको बढ़ाने के लिए हम तो क्या करते थे, दाल का लगाते थे। अब जब ये हमारे उर्वरक आ गए और बौनी किस्म के क्या आ गए, बीज या पौधे आ गए, बौनी किस्म के पौधे मतलब
और बीज क्या होता है? कम। अब तुम लोग बात कर रहे थे ना प्रति हेक्टेयर और हेक्टेयर की बात, यही तो समझ में आ गई। प्रति हेक्टेयर यानी हमारे पास एरिया बहुत है, पर उसमें जो उत्पादन होता है ना उस फसल में, बीज का बीज जो कम लग रहे हैं और बीज ज्यादा लग रहे हैं। जिस फसल में बीज ज्यादा लग रहे हैं वहां पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। और जिस फसल में बीज कम लग रहे हैं वहां पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो जब ये पौधे किस्म के पौधे और ये हुआ, तो अब यहाँ पर गेहूं के बाद या धान के बाद हम क्या लगाते थे? दाल का पौधा लगाते थे ना, उर्वरकता बढ़ाने के लिए मोस्टली जमीन की। अब हम क्या कर रहे हैं? उसकी जगह हम क्या डाल दे रहे हैं? यूरिया वगैरह का प्रयोग करके उर्वरकता बढ़ गई और हमारी फसल हो गई। अब जब हम दलहन भी करते थे, हम दलहन करना क्या कर दिए? बिल्कुल बंद कर दिए। तो इस तरह क्या हुआ? आपकी जो फसल का चक्र था उसमें भी असमानता आ गई। दूसरी बात, अब आप देखोगे उसके साथ साथ आपके आर्थिक में भी क्या होगी? आर्थिक स्थिति में असमान होगी। अब यहाँ के जो किसान थे वो क्या हो गए? अधिक पैदावार कर रहे हैं और अधिक पैसा कमा रहे हैं। इसके अपोजिट इधर के किसान जो दलहन ही कर रहे हैं, उनके पास ना वैसे कोई टेक्नोलॉजी है जिससे वो क्या करें? अपनी कृषि को बढ़ा सकें, उसका उत्पादन कर सकें। जब उत्पादन अच्छा नहीं होगा तो पैसा अच्छा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो हरित क्रांति से फायदा ये हुआ कि गेहूं और धान की जो हमारी फसल थी वो अच्छी होने लगी, और उसके साथ साथ जो दलहन या और चीजें होती थी उनको क्या हो गया? किसान उनसे शिफ्ट होके अलग हो गए। अब नॉर्मली आप देखते हो किसान कहते हैं जब सरकार हमें गन्ने का पैसा अच्छा नहीं देगी, हमारा इतना लग जाता है तो हम गन्ना नहीं करेंगे, बोलते हैं ना। अभी विवाद चलता है। तो ये सब चीजें क्यों होती है? किसान किस लिए करता है? अगर मैं 4 टाइम अपना पूरा टाइम इसमें दे रहा हूँ, कम से कम मेरे पास इतना पैसा तो बचे कि मैं अपना खर्च निकाल के आगे फसल के लिए भी लगा लूं। तो आप जब गेहूं में अधिक उत्पादन होने लगा तो लोग किस पे शिफ्ट हो गए? गेहूं पे। और दालों की तरफ से क्या हो गया? हट गए। अब जब ये भूमि ऐसी है जहां पर क्या हो रहा है? आपके गेहूं और धान हो ही नहीं सकते, तो क्या करना है? उनकी किसानों की मजबूरी है ना, उन्हें दाल करनी है। तो यहाँ पर असमानता है, एक फसल की असमानता, दूसरी आर्थिक असमानता आ गई। क्लियर हो गई की बात? चलो लिखो। हम इसी कारण जैसे क्षेत्र पे बढ़ गए, क्षेत्र पे बढ़ गए। हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति के बाद हरियाणा, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति प्रारंभ होने से चने की कमी आई। चने की कमी क्यों आ रही है? क्योंकि वहाँ पे चना कैसी फसल है आपकी? दलहनी। और क्रांति किसके लिए आई थी? अनाज के लिए। कौन से अनाज? धान और गेहूं के लिए। तो यहाँ पर जब धान गेहूं ज्यादा होने लगे तो लोगों ने चना करना शुरू कर दिया, तब यानी कि एक तरह से प्रमुख क्षेत्र देखा जाएगा। अब ये यहाँ से लोग कहाँ पहुंच गए? अलग पहुंच गए ना। तो इस तरह से क्या आ गई? किसान जो परंपरागत चीजें थी उसको छोड़ के कहाँ पहुंच गया? उर्वरक पे पहुंच गया। और किसके लिए करने लगा? गेहूं और धान के लिए। लिखो, कमी हो गई, चने की कमी आने लगी, तथा अब इसके स्थान पर गेहूं और क्या होने लगे? धान। भारत में चने का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में, भारत में चने का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में। और आप सोयाबीन का पूछा जाएगा तो याद रखना कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। आम नंबर पे कौन है? हाँ, आम में जी नहीं, अब आंध्र प्रदेश में आ गया। अमरूद हो गया है उत्तर प्रदेश का। चलो अभी तो हर हर महादेव। अरहर को तुअर दाल भी कहते हैं ना? तूर दाल, तूर की दाल। यह देश की दूसरी प्रमुख दलहन फसल है। लाल चना तथा पीसन पी के नाम से जाना जाता है। अरहर की दाल लाल होती है ना? पीली होती है। वो तो मसूर भी होती है। वो लाल होती है, उसका छिलका होता है। हाँ, समझ गए? देखो ये है शहर के बच्चे जिनको
बताएंगे दाल देसी कैसी होती है। देसी दाल अगर एक लोगे ना तो उसमें तो ये बता रहे हैं ना, ये शहर के बच्चे हैं। जो दाल होती है देसी दाल अगर खाओगे ना और ऐसे में देसी दाल दे दो तो वो छिलका लगा हुआ ही देगी, दाल छिलका लगा। जो बाजार में आती है वो पॉलिश्ड दाल होती है जिसमें छिलका उतार देती है, उसमें कुछ नहीं रहता। ये भी बताएं ऐसी दालें नहीं खानी चाहिए। अगर आपको रेगुलर प्रोटीन वाली चाहिए तो छिलका लगी देसी दाल आती है ना वही खाओ। इसी लोग लाल चना के आएंगे और वो कह रहे नहीं मैं रेगुलर पीली होती है। इसमें किसमें होती है किसमें अलग होती है, कानपुरी होती है। हाँ कानपुरी दाल जो होती है वो चपटी होती है, सबसे बड़ी होती है, थोड़ी सी वाइट भूरे कलर की होती है। चलो मुझे दाल कसेरी दाल क्या होती है? कसेरी दाल, कसेरी दाल मैंने नहीं है होती है लेकिन खाई नहीं। चलो हो गया, खाना पीना बंद करो। लिख लिया ना, इसको लाल चना तथा पीजन भी कहते हैं। पीजन पी कबूतर मटर। हाँ कबूतर मटर। टमाटर खाता होगा वो कबूतर खाता होगा ना, इसलिए पीजन भी कह रहे हैं। यह देश के मध्य एवं दक्षिणी राज्यों में, यह देश के मध्य एवं दक्षिणी राज्यों में पता चल रहा है ना कहाँ हो रही होगी। मैप में देख के बताओ मुझे। देश के मध्य और दक्षिणी भागों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल वगैरह वगैरह पूरा सब गिना दो। शुष्क राज्यों में, शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों में, शुष्क राज्यों में वर्षा आधारित परिस्थितियों में तथा सीमांत भू क्षेत्र पर बोई जाती है। सीमांत भू क्षेत्र कौन से होंगे? सीमांत भू क्षेत्र कौन से होंगे? सीमांत भू क्षेत्र जो राज्यों की सीमाएं होती है ना, वहाँ के क्षेत्रों सीमांत भू क्षेत्र वो होंगे या ऐसे ले दोगे? एक ही सीमा पर आधारित भू क्षेत्र होंगे वहां होंगे। अगर यहाँ चाहिए तो टेम्परेचर में थोड़ा सा वो हो जाएगा, पानी में थोड़ी भिन्नता आ जाएगी। आगे बात समझ में? सीमांत भू क्षेत्र मतलब जहाँ का भू क्षेत्र एक जैसा एक समान होगा वो होंगे आपके सीमांत भू क्षेत्र। समान भू क्षेत्रों में होते हैं इसके बाद लिखो प्रमुख अरहर उत्पादन। राज्य लिखोगे, राज्य लिख लो, प्रथम लिख दो, हटाए दो। कहाँ का हो रहा है आपके? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के वो भी कौन सा? बुंदेलखंड एरिया, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, देसी घी महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल नहीं है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। और बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ साथ आपका कौन सा आ जाएगा? पश्चिम उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा। जो कौन सा वाला क्षेत्र है आपका? मथुरा, राजस्थान, आगरा वाला क्षेत्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश को पीली दिखती है, बरेली बुंदेलखंड के साथ जो लगा हुआ है। ऐसी बातें कर रहे हो, यहाँ पीली में पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तराई क्षेत्र में नहीं जा रहा है। अब यहाँ देखो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो उत्तर प्रदेश राजस्थान से लगा हुआ है। तुम लोग ऐसे बातें करते हो, मैप भी देखा करो। चलो जैसे कर पाते हो लिखो अगला। तिलहन, दलहन हो गया, तिलहन लिखो। तिलहन में बेटा कौन कौन सी फसल आ रही है?
लाई हो गई। हाँ। सरसों भी बोलते हैं। हाँ हाँ, मुझे लाई भी पता है, लाटा भी पता है, सरसों भी पता है। लाटा मतलब काली सरसों, लाई मतलब पीली सरसों। क्या समझ रहे हो? नहीं मैं समझ नहीं। किसी जमाने में मुझे ये चीजें नहीं पता थी। मैं आपको लाटा को राई टीचर समझ रहा हूँ। वो काला काला होता है। उसको राई हाँ, और उसका पत्ता जो लाटे का पत्ता, सूरजमुखी। हाँ सही तो है। सूरजमुखी जो लाटे का गेंदा पत्ता। का फूल। अरे अब मेरी बात सुनो, जो लाटे का पत्ता होता है ना, वो सरसों के पत्ते से ज्यादा डार्क होता है डार्क और होता है। हार्ड होता है, अरे कांटेदार थोड़ा कांटेदार होता है। इतना भी देखे हुए हैं। हाँ गंध आती है ठीक है। चलो, अब दलहनी पत्ती, दलहनी फसलें जितनी होंगी वो एक बीजी होंगी या दो बीजी होंगी? दो भी दिए। प्रीति बताएगी। प्रीति बताओ, दलहनी फसल जितनी होंगी वो एक बीजी होंगी या दो बीजी होंगी? वो सॉरी तिलहनी। हाँ, तो दलहनी और तिलहनी में फर्क नहीं है। दो बीज और दलहनी वो भी दो बीज वो भी दो बीजी होंगी, और तिलहनी भी आपकी दो बीजी होंगी। मूंगफली एक बीजी है, दो बीजी? दो बीज पत्री। चना दो दो बीज बीज पत्री। सरसों, दो बीज पत्री। सूरजमुखी, सूरजमुखी, अलसी, अलसी का तेल होता है। अलसी एक बीज है, दो बीज है? अलसी बताओ, दो बीज पत्ती। तिल, तिल एक बीज है, दो बीज है? दो बीज और हो गए ना। तिल भी दो बीज पत्री है, समझ में आ गया? तो लिखो तिलहन। तिलहन क्या? हाँ, तिलहन। तिलहन के लिए कौन सी क्रांति थी? तेल वाली। तेल वाली क्रांति थी। वही पूछ रहे हैं, तिलहन के लिए कौन सी क्रांति थी? क्या कहते हैं उसको? पीली क्रांति। और उसके लिए किसकी थी? गेहूं खाद्यान्न के लिए कौन सी थी आपकी? हरित क्रांति। और फ्लड, फ्लड किसको कहते हैं? दूध के लिए। हाँ, ऑपरेशन फ्लड। इसको कहा दुग्ध क्रांति। दुग्ध क्रांति। पीली क्रांति इसके लिए हो गई। गुलाबी क्रांति झींगा और मच्छी। झींगा की मच्छी मतलब बोलते हैं। अच्छा, सुनहरी क्रांति मच्छी का ये खुशी जाती है। सुनहरी क्रांति किसके लिए? तो रेशम के लिए ये ना झूठ। रजत क्रांति किसके लिए? अंडे के लिए। रजत कौन सा है? रजत अंडा है। सुनहरी गोल आलू। गोल आलू, गोल क्रांति आलू के लिए। टमाटर, प्याज के लिए कौन सी थी? जो आपकी गुलाबी क्रांति है ना, प्याज और झींगे के लिए, दोनों के लिए। चलो बाद में क्रांति आप लिखवा देंगे। लिखो तिलहन। तिलहन में कौन सा वो होता है? अब तक ये पढ़ रहे थे। अच्छा, फूड हमारा जो खाना होता है ना, जो हम खाना खाते हैं, खाने में हमें क्या क्या चीजें आवश्यक होती है बॉडी के लिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्रेट, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट किससे मिला हमें? गेहूं से चावल चावल से। जितनी खाद्यान्न फसल है तो हमने खाओ ले लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ले लिया। प्रोटीन किससे मिला? प्रोटीन किससे मिला बॉडी में? नीचे दल, इसको जरा बोलो, शांत हो जाओ थोड़ा। प्रोटीन किससे मिला तुम्हें खाने में? दालों से। दालों से मिला। ठीक है, तो तुमने आगे खाने में कार्बोहाइड्रेट भी ले लिया है, खाने में तुमने प्रोटीन भी ले लिया है। अब जो तिलहनी फसल है उससे हमें क्या मिल रहा है? बस आप समझ में आ गया? इससे चर्बी बन जाती है। इससे चर्बी बन जाती है बॉडी में, है ना? नॉर्मली बॉडी में, आपकी बॉडी में क्या क्या चीजें स्टोर होती हैं? सारी चीजें स्टोर हो जाती है बॉडी में। ये चीज जरूरी है, इसके अलावा और भी चीज जरूरी है खाने में। आपकी आवश्यक है जो कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में यही तीनों चीजें जरूरी है। वैसे मैं प्रमुख है। जैसे सोडियम हो गया, नमक। मैं सोडियम भी चाहिए होता है नमक के फॉर्म में। वैसे जैसे प्रमुख है। और प्रमुख तो हो गए सहायक। सहायक कौन से? सोडियम और नमक भी आएगा। नमक और कैल्शियम भी चाहिए होता है। कैल्शियम भी चाहिए होता है। विटामिन सोडियम खरीद में आ जाएगा, आयरन खरीद में आ जाएगा, मैग्नीशियम खरीद में आ जाएगा। बॉडी में चाहिए होता है, ये चीजें नहीं चाहिए होती है, चाहिए होती है ना। तो ये आपके प्रमुख फूड हो गए, आपके क्या हो गए?
बचाने के लिए, और ये शक्ति प्रदान करने के लिए। शक्ति प्रदान करने के लिए। क्या इनको हाजमा करने के लिए जरूरी है? इनको हाँ हाँ पक्का? पक्का। कैसे? मैं भी करूँ। मैं जैसे चावल खाते हैं ना, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और विटामिन B6 होता है। विटामिन B12 कहाँ जाता है? उसको कौन पाचक करने में सहायक होता है? हाँ छोटी आंत में जीभ पाया जाता है, वो क्या करता है? विटामिन B12 को पाचन करने में सहायता करता है। जो कहते हैं ना भूख लग रही है, पेट में जुए कूद रहे हैं, पेट में वो जुए नहीं कूद रहे होते हैं, वो आपके छोटी आंत में जीवाणु रहता है ना, एक परजीवी जो होती है आपके पेट में, वो आप खा रहे हो, उसके वजह से वो जिंदा रह रहा है, वो ही आपके पेट में क्या करता है? हलचल मचाता है। तो आपके जो विटामिन होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को बचाने में सहायक करते हैं। अगर बात करेंगे, अगर किसी के बॉडी में विटामिन सी नहीं है तो वो क्या चीज नहीं पचा रहा है? कौन सा खनिज है इसको नहीं पचा पा रहा? विटामिन सी नहीं है। हाँ, विटामिन सी इसको पचाने में सहायक होता है। कौन सी खनिज को? आयरन को। और विटामिन सी ऐसा विटामिन है, विटामिन सी होगी जो आपके बॉडी में स्टोर नहीं रहता, तुरंत ही निकल जाता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा क्या है आपकी बॉडी में स्टोर रहते हैं जब जरूरत होती है। जैसे उपवास के टाइम पर आपको जरूरत पड़ती है तो खाना नहीं खाते हो, और बॉडी में क्या है 2 दिन तक 3 दिन तक नहीं खाओगे तब भी आप चल जाओगे। क्यों? ये क्या है आपकी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। तो जो आपकी तिलहनी फसल है वो आपको क्या दे रही है? वसा युक्त है। बी और सी के अतिरिक्त सारे विटामिन स्टोर रहते हैं बॉडी में। चलो लिखो तिलहनी वसा। तिलहन वसा का प्रमुख स्रोत है। तिलहन वसा का प्रमुख स्रोत है, भोजन को पकाने में सहायक है। सहायक है क्या? सब्जी सोखते नहीं खाते है ना? अगर वो बाहर की सब्जी खा लोगे तो क्या बुरा? मैम वो बात नहीं आता, वो स्वाद नहीं आता। वो स्वाद नहीं आता। जब तक लबालब ऊपर तक सब्जी के रसे में पानी, तेल ऐसा पानी तरह बहता ना हो तब तक मजा नहीं आएगा। और ये नहीं पता बोलता सुनो, और यही चीज आपके शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। ये भी यूज बहुत की जाती है। अब स्वाद है ना, जीभ के आगे तो आप ये अभी तुम कह रहे घर में मोटी दाल बन जाती तो मैं नहीं खाता। तुमने अपनी जीभ के स्वाद के आगे अपने हेल्थ को देखी। इनके दिमाग में सेट होता है कि वो बीमारी खाते हैं, मैं तो खा लेता हूँ डॉक्टर की। हाँ बीमार ना रही, बीमार वाला है। चलो तुम लोग लड़ मत जाना, प्याज करते करते खा लो। चलो लिखो आप जो दलहनी फसल में हो गए, इसके अंदर जो बीमार है बिल्कुल सही करती है दाल। अगर अच्छा आदमी खाएगा तो बीमारी नहीं होगा। यही बात है, समझ ही नहीं पा रहे हो। कोई नहीं होंगे हॉस्पिटल गया बंदा, जैसे हाँ वो तुम सत्य बना रहे हो कि फल उसको लेके गए, फिर 5 समोसे खाए, फिर हम तो बीमार पड़ गए, फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए, जिसको हमने फल दिया वो हम फिर फल लेके आए। तो तुम चक्र बना रहे हो। भाई डॉक्टर की इनकम कैसे करेंगे? अगर पौष्टिक फूड खाएंगे तो डॉक्टर की इनकम नहीं होगी ना। तो ये डॉक्टर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक तत्व है ना। और चलो लिखो इसके अंतर्गत बस बातें हो गई। इसके अंतर्गत स्वाद भी बहुत है, स्वाद है, स्वाद है। हाँ इसके अंतर्गत तो कुछ ही मंगा लिए पढ़ ले। इसके अंतर्गत मूंगफली, अलसी, इसके अंतर्गत क्यों दिया है वो तुम्हें पता? इसके अंतर्गत मूंगफली, अलसी, सरसों, अरंडी, सरसों, अरंडी, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, हाँ सोयाबीन, सूरजमुखी, लाई, सूरजमुखी। यार तेल के जितने तेल बाजार में मिल रहे हैं सब लिख लो। सलमान खान ने देते हैं। आदि समय वो हमारे गांव की में ले गए। आदि समय तेल लिख लो और बाकी बात दूसरे ना हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नारियल का तेल लिखोगी? नारियल वैसे भारत में नारियल का तेल बढ़ाया जाता है, हालांकि नारियल का तेल अच्छा होता है।
फसलों में तेल, अब सोयाबीन का तेल नहीं होता है क्या, ये बताओ मुझे। सोयाबीन तुम दलहन में भी पढ़ रहे हो, सोयाबीन का तेल भी खा रहे हो, है ना। तो सोयाबीन का तेल है, जबकि मैंने यहाँ सोयाबीन को तिल में नहीं लिखवाया, मतलब तिलहन में नहीं लिखवाया ना, नहीं लिख लियो, लिख लो। सोयाबीन ऐसी है तो तिलहन और दलहन दोनों में काम करती है। अधिकतर सोयाबीन को हम किस में गिनते हैं, दलहन में गिनते हैं। लेकिन जो आगे चीजें आ रही है सोयाबीन क्रॉस ब्रांड क्रॉस हाँ बात में करना, लिखो पहले मैं इन फसलों में तेल तरह खाली क्या होती है, जो निकल जाती है ना, हमें पता है, जो हमने तुम्हें बताया था, तो हम तो बता रहे हैं, हम तुमको बता चुके हैं। जो सरसों फलती है उसके बाद क्या निकलती है, उसमें खली निकलती है, वो खली हम जानवर को दे देते हैं, है ना। दुधारू जितने भी दुधारू जानवर होते हैं उनको दे दिया जाता है। तुम क्या मैडम को कहाँ से समझ रहे हो, मैडम क्या अमेरिका और कनाडा से आई है, मैडम भी यहीं की बढ़ी है, चलो लिखो। खली प्राप्त की जाती है जिसका प्रयोग बस इसी में करते हो, जानवर चारे के अलावा वार्निश, जिसका प्रयोग वार्निश औषधि है, वार्निश के रूप में जिसका प्रयोग वार्निश लिखो, कॉमा लगा के लिखो, औषधि के बाद मोमबत्ती लिखो, मोमबत्ती के बाद लिखो साबुन, इत्र और खाद तथा पशु। अब लिख लो, इन्होंने पहले लिख दिया होगा पशु चारा, खाद तथा पशु भोजन आदि में प्रयोग किया जाता है, कुछ तिलहन, अब लड़कियों को बढ़िया से आने वाली है, कुछ तिलहन हाँ, कुछ तिलहन बीजों को साबुन तथा श्रृंगार के सामान में, जैसे उबटन है ना, श्रृंगार के सामान ब्रैकेट में जैसे उबटन, उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। उबटन के रूप में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तिलहन के क्षेत्र लिख लो, मालवा पठार, मालवा पठार, मराठावाड़ा, मालवा पठार, मराठावाड़ा, गुजरात, राजस्थान। एरिया पता चल रहा है, ये वाला राजस्थान होगा, ये वाला राजस्थान होगा। मध्य प्रदेश वाला जो आपका अलवर, जयपुर, राजस्थान, जयपुर वाला क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र सबका होगा आपका दलहन के लिए होगा। और इधर एमपी वाला ये वाला क्षेत्र भी आपका किसके लिए होगा, दलहन के लिए। और ये वाला जो मोस्टली क्षेत्र होगा किसका होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा छोटा नागपुर का पठार और राजमहल की पहाड़ियां आ रही हैं, तो ये क्या है, किसकी दृष्टि से होगा, ये खनिज संपदा की दृष्टि से, और ये खाद्यान्न यानी कि दलहन के लिए उपयोगी। उसके बाद आपका कौन सा पठार बताए, महाराष्ट्र वाले, ये जो हाँ मालवा और ये मराठावाड़ा का पठार, साथ ही साथ गुजरात का ये वाला क्षेत्र किसके लिए फेमस है, आपके तिलहन के लिए फेमस है। नंबर 1 मूंगफली उगाने समय गुजरात है। अब गुजरात, अभी मूंगफली तुम किस में पढ़े हो, तिलहन में पढ़े हो ना, आगे बात समझ में। तो मूंगफली गुजरात में और तिलहन का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र। और जबकि ऊपर जो क्षेत्र देखोगे कच्छ का, ये क्या खेती लायक है, दलदली क्षेत्र, खेती के लिए नहीं है। अधिकतर अब खेती हो भी रही है तो किसकी हो रही, नमक की। समझ में आ गया, नमक की खेती हो रही है। लिखो सारा एरिया लिख लियो, राजस्थान लिख लियो, राजस्थान के शुष्क भागों में तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश
हाँ ये रायलसीमा प्रदेश हो जाएगा। तेलंगाना लिख लिया, भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र है। भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र है। मूंगफली लिख लो इसमें, मूंगफली। ये नहीं बता रही हूँ मैं कहाँ से आया है, क्योंकि ये चीजें मैं आपको लिस्ट की दे दूंगी, बाद में दे दूंगी कौन सा पौधा कहाँ से लेके आए हैं, ठीक है। बाद में मतलब एक लिस्ट बना के सीधे या तो मैं पढ़ा दूंगी, यहाँ लिखवा दूंगी, और नहीं लिखवाया तो एक चीज मैं आपको ये तो गन्ना कहाँ से आया, गन्ना यही भारत का ही है, कहीं से नहीं आया। चाय पत्ती चीन से आई है ना। चलो मूंगफली लिखो, मूंगफली का पौधा अच्छा, मूंगफली कहाँ से प्राप्त करते हैं? आलू और मूंगफली जड़ से। पहले मैं सोचती थी कि मूंगफली कहाँ लगती है, ऊपर भी लगती है, मूंग की दाल की फली वो भी होती है, मूंगफली ऊपर भी लगती है, मूंग की दाल की फली मूंगफली, समझ गए, मूंगफली। और ये मूंगफली दूसरी है, वो मूंगफली दूसरी है, वो मूंग दाल की है, दलहन की है, ये मूंग तिलहन की है। समझ में आ गया वो क्या कहना चाह रहा था? चलो, मूंगफली प्रायः पौधों की जड़ों में लगती है। यह शुष्क भूमि का पौधा है। देखो तुम लोगों को बात बता रही हूँ, अपने जीवन से तो जुड़ी हुई है ऐसी। जहाँ मैंने क्या कहा, जिस एरिया में जाओगे आप उसी एरिया का खाना आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, है ना। कहीं भी जाओगे ऐसे, हमारे यहाँ हमारे पापा जी का इटावा साइड के लिए हैं, तो इटावा साइड में अब आपको पता है कौन सी फसल ज्यादा हो रही होगी? देखो अब वो सोच रही है। अब मैंने कहा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इटावा क्षेत्र कहाँ पड़ रहा है? ये आपका इटावा है ना, ये इटावा है। अब ये बताओ इटावा किसके साथ लगा हुआ है? मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है इटावा? दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र आ रहा है ना। तो अब यहाँ बताओ किस तरह की फसल हो रही होगी? क्या गेहूं ज्यादा हो रहा होगा? क्या ज्यादा हो रहा होगा? दलहन हो रहा होगा, और मोटा अनाज हो रहा होगा, उसके साथ साथ आपके आलू हो रहा होगा, मूंगफली हो रही होगी। तो हम यहाँ पर पापा जी के शादी में गए थे। छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, ऐसे हो गए 10-12 साल के, और इतने छोटे भी नहीं थे। और नॉर्मली ये चीज पता नहीं होती है, तो नहीं पता थी। तो आप वहाँ गए तो शादी में क्या मिल रहा है? सुबह खाओ आलू टमाटर, शाम को खाओ आलू टमाटर, आलू टमाटर आलू टमाटर। देखा ये क्या है? आलू टमाटर आलू टमाटर। अब समझ में आया वहाँ पर आलू टमाटर ही क्यों? आलू मटर, मठे में आलू डाल के मठे में मठे के आलू, ये आलू टमाटर, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर आलू बहुत मात्रा में है। और जब भी पापा जी आ रहे हैं किताबों से क्या आई है? मूंगफली। फरुखा साइड देखो, फरुखाबाद साइड देखो, आपके क्या मिलेगा? आलू और मूंगफली। अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो फरुखाबाद क्या है? आलू उत्पादन में नंबर 1 पर है। तो अब आप समझ में आ गए ना, तो जहाँ जाओगे वहीं वो चीज मिलेगी। अब वहाँ हरी सब्जी नहीं मिल रही है, और सर्दियों गर्मियों के टाइम पे जाओगे, यानी कि जब आपकी जायद की फसल है, उस समय आपको क्या मिल रहे थे? उस समय खरबूज तरबूज खूब मिल रहे थे। क्यों? जमुना जी वहां से निकल रही है, नदी का किनारा, नदी है ना, जमुना जी वहां से निकल रही है। अब जमुना जी किनारे क्या पौधे हैं सब? जायद की फसल, खरबूज तरबूज। गर्मियों में तो खरबूज तरबूज मिले, और सर्दियों में शादी में गए तो आलू टमाटर, आलू टमाटर। तो आप समझ में आ गया, जहाँ आप जाओगे मठे की आलू, जहाँ जाओगे वहाँ की वो चीजें मिलेंगी। तो मूंगफली और आलू 2 चीजें ऐसी हैं जो कहाँ मिल रही है? आपके जड़े में। और क्या ये वो है, जड़ है या फल है? आलू तो फल है, और पहले से तना मूंगफली भी क्या है? फल ही है ना। तो आलू मूंगफली दोनों ही फल में आती है, सब्जी में नहीं गिना जाता है उनको। लिखो क्या बोल दिया? जड़ों में निकलती है। यह शुष्क भूमि का पौधा है, शुष्क भूमि के लिए सर्वोत्तम फसल है। आप शुष्क भूमि बेटा समझ गए हो, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाते जाते आपके बारिश की मात्रा कैसे हो जाएगी? कम। और बारिश की मात्रा कम होने के साथ यहाँ की भूमि कैसी हो जाएगी? शुष्क। मिट्टी में नमी कैसी होगी? नाम मात्र होगी।
आवश्यक है। इसके उत्पादन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। इसके उत्पादन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। टेम्परेचर लिख लो 20 से 30 सेंटीग्रेड 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। टेम्परेचर हो गया 20 से 30। मैंने काम करा है ना लास्ट में जो प्रीवियस इसकी क्वेश्चन आज तापमान करवा वो दिए। मैं लास्ट में मेरी सोच रही हूँ कि जिस दिन मेरी क्लास और रह जाएगी ना उस दिन, हाँ उस दिन ऐसे ही एक दिन में ही क्वेश्चन सी करवाएंगे जो आप। अतिरिक्त क्लास कर रही है। हाँ हाँ उसी में जो चीज ऐसे आपकी जनजाति वगैरह का होगा तो उस दिन जनजाति थोड़ा सा पढ़ा देंगे और जो प्रीवियस के क्वेश्चन आए हैं वो करवा देंगे। पीसीएस की तैयारी करो। चलो लिखो। हाँ क्या होगा तापमान बोल दिया 20 से 30 सेंटीग्रेड, जल की मात्रा में 50 से 80 सेंटीमीटर। किसी का नहीं सूरज का ये कौन सी मृदा होगी? दोमट मृदा ही हो रही है ना यहाँ पर। मृदा कौन सी होगी? दोमट। बालू तो बनी जाएगी क्योंकि पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो उसको वैसे हो जाएगी। अब ये तो तुम लोगों को पता ही होगा कि मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा, है ना? नहीं बता पाएगा? अच्छा कैसे बता देगा? चलो और क्या लिखो? गोभी को बॉडी खाता है। मूंगफली कौन सी फसल है? खरीफ की है, रबी की है, जायद की है? खरीद है। खरीफ की है। मूंगफली कौन सी फसल है आपकी? खरीफ की है। क्लियर। चलो आगे लिखो सोयाबीन। जिसकी तुम बरियां खाते हो। बड़ी बड़ी वही नाइट्रोला चलो सोयाबीन लिखो। सोयाबीन के लिए 13 से 24 सेंटीग्रेड तापमान, 13 से 24 सेंटीग्रेड तापमान तथा 13 से 16 24 तथा 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। वर्षा तो सेम यह 6 तथा 6.4 वाली मृदा। अब ये अम्लीय होगी या क्षारीय होगी? ये होगी अम्लीय। अम्लीय होगी। कंफर्म? अम्लीय होगी का मतलब क्या कह रहे हो? अम्लीय होगी का मतलब क्या है? और अम्लीय है इसका मतलब फुल स्टॉप। इसके आगे कुछ है ही नहीं और यहाँ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ तुम संभावना लगा रहे हो, यहाँ तुम अम्लीय होगी। घी में क्या हो गया? घी में क्या आ गया? बिल्कुल आपने प्रेशर कर दिया। अम्लीय ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। पीएच मान सेट करना सबको आता है? सबको पता है? पता है नहीं? एक बार बता दो। बता अधूरा क्या उनके निकल जाएगा वहां से जो ज्यादा है। कभी कभी पेपर में यही होता है जो बिल्कुल पता भी होता है ना। कैसे पूछो? देखो उससे पूछ के आओ, सैफ से पूछो। पेपर में आता था क्वेश्चन गड़बड़ करके आए हैं। हमने तो करा है हमने कर दिया। नहीं मैं हमारा नहीं हुआ है आता खेत का तो बिल्कुल पता तो होगा। पेपर प्रिपेयर होगा मैं उस एग्जाम सेंटर में बैठने का प्रेशर अलग होता है, यहाँ बैठने का प्रेशर अलग होता है। 140 क्वेश्चन अब यहाँ पे बैठे हुए हर बच्चे का और 80 से वो तो 90 प्रेशर नहीं सही, मगर वहीं पे वो क्वेश्चन जाके 60 नहीं हो पाते हैं और यानी कि दो और कैसे होगा नहीं हो अभी नहीं कुछ नहीं है। अभी कर लो। आज कंफर्म हो जाए तो कंफर्म हो
0 या 7 एक ही बात है। तो मैंने ये कर दिया। अब 7 0 से इधर जाओगे पीएच मान, रुको गड़बड़ हो गया ये। 0 या 7 एक ही बात है, 14 होता है। ये तो मैं कह रही हूँ गड़बड़ हो गया है। पीएच स्केल इधर जाओगे 7 से कम होगा तो क्या होगा आपका हाई होगा, 7 से बड़ा होगा तो होगा शार्य। यानी कि 7 के बाद 8 9 10 11 12 डायरेक्ट 14, इधर हमारा 6 5 4 3 2 1। अब जितना भी अगर 7 से कम मान है तो आपका क्या होगा अम्ल, यानी कि ऐसे, और इधर होगा आपका क्षार यानी कि क्लियर। ब्लड का क्या होता है, ब्लड अम्लीय होता है, हल्का क्षारीय होता है 7.4 मतलब यहाँ पर लाई करता है ना लगभग। अब जैसे मैंने ये बताया है कौन सी फसल पढ़ रहे होगी, तिलहनी। तिलहनी में कौन सी फसल बताएगी, सोयाबीन। सोयाबीन की जो फसल है वो किस में हो रही है आपके अम्लीय, मृदा कैसी होगी आपकी अम्लीय। और इससे पहले मैंने चाय पत्ती में बताया, चाय पत्ती भी कैसी है अम्लीय मृदा है, ठीक है। अब मैं उस दिन बात कर रही थी, मान लो मैंने अम्लीय मृदा यहाँ बिछा दी, पर वो वाली कंडीशंस यहाँ नहीं हो पाएंगे, जिसके लिए चाय पत्ती का पौधा क्या होना चाहिए, सुटेबल हो, यानी कि आप पर्वतीय ढाल नहीं बना पाएंगे यहाँ पर। इसलिए आप यहाँ पर जो आपके अम्लीय मिल रही है इसका मान क्या है 6 हो गया, 6.4 तक मिल रही है, तो आपकी मृदा कैसी हो गई अम्लीय। क्लियर हो गया। 7 से ज्यादा तो क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय। मैम हाँ। पहाड़ों पे जो धारा पे खेती की जाती चाय की, हाँ। अगर उसे प्लेन सरफेस में किया जाए तो होती है। पानी की बात रह जाएगी ना, पानी अगर सब कुछ वही टेम्परेचर बाकायदा पानी किया जाए सब कुछ तो कर सकते हैं। तो आपको वैसा पहाड़ बनाना पड़ेगा। नहीं पहाड़ आप प्लेन पे तो हाँ, और फिर अम्लीय मृदा भी वैसी लानी पड़ेगी, सब चीज वो कंडीशंस वैसे करनी पड़ेगी तब हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। पानी में नहीं रुकना चाहिए। ये यहाँ अग्रपंथ वाले भी लगाने की सोच रहा है क्या मैं यहाँ आता हूँ तो चाय पत्ती की खेती कर लूँ, थोड़ा सा कमा लूँ। चलो लिखो क्या लिखी हो उधर, क्या लिखी हो 6 से 6.5। हाँ, पीएच मान 6 से 6.4। अम्लीय मिट्टी, मृदा कैसी है इसकी अम्लीय, अम्लीय दोमट मृदा, अम्लीय दोमट मृदा। कौन सी फसल है सोयाबीन, खरीफ है, रबी है या जायद है, खरीफ। खरीफ की फसल है ये, प्राय खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, जून जुलाई में बोई जाएगी और नहीं सितंबर में बोई जाएगी, लगभग ऐसा जुलाई और सितंबर के आसपास बोई जाएगी और अक्टूबर में काट ली जाएगी। चलो लिखो सोयाबीन अक्टूबर नवंबर खरीफ है ना, हाँ जुलाई में बोई जाएगी। अरे सितंबर नहीं, मैंने ये बोला जून जुलाई के आसपास बोई जाएगी। एक चीज सुना जून में बोई जाती है। क्षेत्र लिखो, क्षेत्र लिखो, क्षेत्र। हाँ क्या ये जून जुलाई के आसपास बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में काटी जाएगी। क्षेत्र लिखो, सोयाबीन उत्पादन के क्षेत्र। पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश क्यों बोला अभी मैंने, बताओ पश्चिमी मध्य प्रदेश, यही बता दिया था, ये है खनिज के लिए और ये है खाद्यान्न के लिए। इतनी बात क्लियर होगी। कल पेपर में पूछ लिया जाएगा कि पूर्वी मध्य प्रदेश में सोयाबीन का बहुत अधिक उत्पादन होता है। आप तुमने देखा मध्य प्रदेश है, सही लगा दिया। सही। अब तुमने क्षेत्र देखा ही नहीं कि पूरब है या पश्चिम है, तो पूरब में क्या है आपके खनिज, क्योंकि ये छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र पड़ रहा है, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, वो दंडकाई का पठार, छोटा नागपुर का पठार पूरा पड़ रहा है। और ये वाला क्षेत्र क्या है आपका खाद्यान्न के लिए। तो जब चीजें पढ़ो ना तो मैप में भी देखो कि कौन सी चीज कहाँ पर है। तो जो आपका खाद्यान्न है जैसे सोयाबीन के लिए कौन सा क्षेत्र आ रहा है आपका पूर्वी, वो सॉरी पश्चिमी मध्य प्रदेश। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी स्पेसिफिक अगर एरिया पूछा जाएगा तो
आगे बात समझ में। तो इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है आपका सोयाबीन हो रहा है। लिखो। अब मैप लगने से आसान हो गया कि मुझे मैप बनाना नहीं पड़ता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र होगा? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो क्या होगा? दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश। लिखो, चरण कर दो। हाँ बोलो। पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र क्यों नहीं होगा? पूर्वी महाराष्ट्र क्यों होगा? बताओ, पूर्वी महाराष्ट्र क्यों होगा, पश्चिमी क्यों नहीं है? मैंने कहा ये कौन सा आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र बोल रही है, पूर्वी साइड महाराष्ट्र का। तो ये जो पूर्वी, ये वाला जो है ये लावा निर्मित पठार है। यहाँ पे मिट्टी कैसी हो रही है आपकी? काली। और किसके लिए उपयोगी है ये वाली मिट्टी? कपास की। जबकि इधर कौन सी? ये पठारी मिट्टी है। तो ये पठारी मिट्टी है, तो यहाँ पर जो सेम मिट्टी मिल रही होगी वो यहाँ पर मिल रही है। तो ये महाराष्ट्र का पूर्वी साइड और आपका मध्य प्रदेश का पश्चिमी साइड किसके लिए? आपके सोयाबीन के लिए अधिक उपयोगी है। क्या पूछ रहे हो, क्या बोल रहे हो? लिखो। क्षेत्र हो गया पूर्वी महाराष्ट्र तथा इसके अतिरिक्त दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक का बेलगाम जनपद, दक्षिणी कर्नाटक, वो दक्षिणी आंध्र प्रदेश, एपी लिख लेना, दक्षिणी एपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का बेलगाम जनपद, कर्नाटक का बेलगाम। ये वही 1924 वाला। हाँ ये 1924 वाला है। हाँ याद रखिए, ठीक है। इन क्षेत्रों में देश में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। अब ये भी तुम्हें पता है सोयाबीन क्या है? दलहन भी है और तिलहन भी है। और प्रोटीन की मात्रा कैसी है इसमें? प्रचुर मात्रा में है। कभी भी अब तो नॉर्मल पेपर ऐसे आते नहीं है कि 4 ऑप्शन दिए हो और एक गायब करा और आपको फटाफट पता चल जाए। पेपर में सोयाबीन पेपर दिया होगा, सबसे पहले सोयाबीन को करोगे, सोयाबीन अगर हटा हुआ है तो ऑर्गेनिक दाल को करोगे। इन क्षेत्रों में सोयाबीन का उत्पादन होता है। अब लिख दो, सोयाबीन प्रोटीन तथा खाद्यान्न तेल है। सोयाबीन प्रोटीन तथा खाद्यान्न तेल का उन्नत स्रोत है। उन्नत स्रोत है। खाद्यान्न तेल का उत्तम स्रोत है। उत्तम या उन्नत। भारत में सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। लिख लिया था? चलो ठीक है फिर। अब एक लाइन और लिख लो, क्योंकि दलहन में मूंग हो गया, वो तिलहन में मूंग हो गया, वो सॉरी मूंगफली हो गया, मूंग का मतलब। और आपका ये कर दिया सोयाबीन। एक सरसों नहीं बचती है, वो कर लो, बाकी तो होते ही चीजें हैं। अब लिख लो सरसों, जिसको लाई भी कहते हैं, लाटा भी कहते हैं और सरसों भी कहते हैं। ये कौन सा पौधा है? वो उष्णकटिबंधीय होगा या उपोष्णकटिबंधीय होगा? एक बीजीय होगा या 2 बीजीय होगा? दो बीजी बताओ। द्विबीजपत्री शीतोष्ण पौधा है। द्विबीजपत्री शीतोष्ण पौधा है। क्लियर? चलो, अब मैं उम्मीद करती हूँ ये चीजें आप भूलो नहीं। सिर्फ एक ही बंदे से उम्मीद नहीं कर रही हूँ, सारे बंदों से उम्मीद कर रही हूँ और सारी बंदियों से भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये चीज भूलोगे नहीं। चलो, ये उपोष्ण, यह उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। नहीं बेटा, गेहूं नहीं है, सरसों है। हाँ, यह उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है।
प्रदेश। और रबी की फसल है उत्तर प्रदेश में। रबी की फसल के लिए कौन सा वेदर फायदेमंद है? बारिश फायदेमंद है कि नहीं? तो भारत का मध्य पश्चिमी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा आ रहा है आपका? हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, और मध्य पश्चिमी मतलब जो आपका उत्तर प्रदेश का पार्ट है। लिखो इसमें, अब मैं बोल रही हूँ वो लिखो। भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भाग में, भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भाग में रबी की फसल के लिए, रबी की फसल के रूप में बोई जाती है। भारत में मध्य व उत्तर पश्चिमी भाग में रबी की फसल के रूप में बोई जाती है। अब ये बताओ मुझे, ये मसले क्या पाला सहन कर पाएंगे? नहीं। तो पाला इनके लिए कैसा है? हानिकारक है, ये सब तुम्हें पता ही है। अगला देखो, अब यहाँ पर सिंचित जरूरी है ना, सिंचित क्षेत्र होना चाहिए। अगर बारिश अत्यधिक मात्रा, जितनी मात्रा इनकी चाहिए उस मात्रा में बारिश नहीं हुई तो इनको सींचना पड़ेगा। तो ऐसे क्षेत्रों में इनकी बुआई करी जाती है जहाँ पर सिंचाई आराम से हो जाए। हाँ, अब लिखो, पाला इन फसलों के लिए हानिकारक है। इसके उत्पादन में किसी भी फसल का उत्पादन एक जैसा रहता है क्या हर साल? नहीं, क्यों? क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती रहती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति हो गई, बारिश का हो गया, वेदर हो गया। अब चलो बारिश पानी हम उस मात्रा में दे देंगे, अगर टेम्परेचर के आप सेट कर लोगे अपने आप से? एक रूम में तो हमने ये चीजें नहीं लगा रखी है ना, खुले आसमान के नीचे है। तो कभी अगर वेदर में भी दिक्कत हुई तब भी क्या होगी, आपकी फसल में चेंज आएगा। तो जितनी भी रबी की फसल या और कोई भी फसल है, ये कैसे होंगे? अपरिवर्तनीय, मतलब परिवर्तनीय होंगी। परिवर्तनीय मतलब इनकी जो उत्पादन दर है वो प्रतिवर्ष समान नहीं रहेगी। ठीक है, इनकी उत्पादन दर प्रतिवर्ष समान नहीं रहती। समान नहीं रहती। फिर भी सिंचाई के प्रयास, बीज सुधार के कारण, फिर भी या परंतु सिंचाई के प्रयास व बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। बीज सुधार, सिंचाई व प्रौद्योगिकी, हाँ, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के कारण उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इन फसलों के अंतर्गत लगभग 2/3 भाग सिंचित है। जितनी भी एरिया में हो रही है कौन सी फसल? तिलहनी फसल। उन तिलहनी फसल में 2/3 भाग में कौन सी हो रही है? आपकी सरसों की हो रही है। क्लियर हो गया? 2/3 भाग में किसकी फसल हो रही है? आपकी सरसों हो रही है। सरसों का क्षेत्र लिख लो। सरसों के क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के साथ साथ आपका पूर्वी राजस्थान भी आ जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान में ब्रैकेट में लिख लेना उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और इधर उत्तर पूर्व। बेटा राजस्थान वाला क्षेत्र है ना, ये जो इससे लगा हुआ क्षेत्र है वो आएगा। ठीक है, फिर अरावली के साथ ये वाला जो क्षेत्र लगा हुआ है यूपी के पास, ये वाला क्षेत्र, ये आपका किसमें आएगा? सरसों की खेती के लिए आएगा। जो जयपुर, अलवर, अजमेर ये वाले क्षेत्र पड़ रहे हैं ना इस साइड, जैसलमेर वगैरह को अगर छोड़ दो, जैसलमेर बाड़मेर, इधर वाले जो उदयपुर वगैरह का क्षेत्र है उधर सब आपको क्या आएगा? आपका सरसों वाला क्षेत्र आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम पूरा राजस्थान को, राजस्थान में कभी भी आए अगर पश्चिमी
क्षेत्र आ जाए तो वो किसी फसल के लिए उपयोगी नहीं है। बाकी आपके राजस्थान में तिलहन और दलहन हो रहा है। लिखो, लिख लिया ना ये सॉरी ये सारी चीजें। अब इसमें लिख लो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हरियाणा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हरियाणा तथा गुजरात और जबकि उत्पादन में ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हो गया हरियाणा और गुजरात है, जबकि कुल उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर है, राजस्थान शीर्ष पर है। अब तक कौन कौन सी फसल पढ़ ली हो? हरी और रद्दो अच्छा टोटल शुरू से बताओ मुझे, स्टार्टिंग से। कल वाले ज्यादा की फसलें होती हैं। ज्यादा की खरबूज तरबूज भी पढ़ाऊंगी। नहीं मैम हाँ लौकी पाई गई औरत बता रही है। चलो देखो मेरी बात सुनो, खाद्यान्न पढ़े थे ना, दालें पढ़ लिए, दालें आपकी, हाँ दालें आपकी नकदी में भी आती है ना, दालें नकदी में आ रही है और खाद्यान्न में भी आ रही है। नकदी में क्यों आएंगी? बेचते हैं इसको। अगर हम टोटली नकदी की बात करें तो टोटली नकदी में नहीं आएगी, पर खाद्यान्न प्लस नकदी में दोनों आ ही रही है। इसके साथ हम गेहूं पढ़ लिए, यानी कि गोधूम क्या है? गोमें, गोधूम गोमें क्या है? ये गोधूम होता है और गोमें क्या हो गया आपका? गोबर। उसके बाद गेहूं के बाद धान पढ़ लिए, धान के बाद तिल, यानी कि तिलहन फसलें भी हमने पढ़ ली। इसके अलावा गन्ना पढ़ लिए, गन्ना नहीं देना पड़ा। गन्ना नहीं पढ़े, गन्ना तक पढ़ लिए, कब पढ़े? नहीं पढ़ा अभी गन्ना? नहीं पढ़ा। अच्छा गन्ना नहीं पढ़ा है, क्योंकि देश का आजाद हो गया है, मैं भी पढ़ा ना हो गया। तो देखा जाए तो हमने मुख्य खाद्यान्न फसलें पढ़ ली हैं। अब हमारी कौन सी बचती है? नकदी फसल है ना। नकदी फसल में गैस वाली फसल। कपास या यूं कह लो रेशेदार फसलें, ठीक है। गन्ना प्याज। गन्ना हो गया, गन्ना के साथ साथ और कौन सी आएंगी? पत्ती, कौन सी पत्ती? चाय पत्ती, कॉफी है ना, रबड़, ये रेशम। और क्या रहेगी इनके अलावा? जूट, रेशेदार में आपका कपास आ जाता है और जूट भी आ जाता है। हाँ तो अबरक क्या होता है? अबरक क्या होता है? अबरक तो वो है ना खनिज है, अबरक फसल थोड़े ना ऑर्गेनिक हुआ है, ठीक है। तो अब आपके मोस्टली खाद्यान्न फसलें जो मुख्य थी वो क्या हो गई? निपट गई। तिलहन में कौन कौन सी पढ़ी आपने? किसी न किसी फसल में कहीं सरसों, सरसों के साथ मूंगफली। किसी के बोया और किसी ने सोयाबीन, मशरूम भी क्या है? क्या है मशरूम? कवक, मशरूम कवक है, ठीक है। पर वो वैसा कवक है, इनमें किसी में आएगा नहीं आएगा? मशरूम की खेती लोगे तो आपके इसमें खाद्यान्न आ जाएगी मशरूम की खेती। पर वो आप तो खेती वाली कवक उसको क्या, उसमें मुझे लगता है एक वो प्याल बिछाते हैं, उसमें पानी डाल के रखते हैं, गीला रहता है तो उसमें ये आ जाती है, हाँ फंगस आ जाती है। फंगस के लिए जगह चाहिए होती, तभी वो पानी लगता है।
सूरज ना लगे। अब तो क्या हो जाती है, सूरज ना सूरज ना लगे, सूरज हाँ वो प्रकाश ना लगे। अरे सूरज की प्रकाश ना लगे बोलो ना, सूरज ना तुम लोग तो सूरज ना आने बोल। अब मेरी बात सुन लो, कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अधिकतर ये चीज का रहेगा नकदी फसलों का। नकदी फसल में करना रेशम, कपास, ऊन हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा और आपकी चाय पत्ती। ये होने के बाद जो आपकी गतिविधियां होती हैं, अरे बेटा पीछे खेती रहती है कौन सी, गेहूं खेती हो गई, फसल चक्र हो गया, है ना, करके पढ़ो। अब तुम नहीं आओगे इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैंने बोला। हाँ देखो कैसे बोल रही है, आज ही आपको इतना इम्पोर्टेंट डे छोड़ के आ गए हैं। मन नहीं लगता अब देखने में लगता है मन पता सूरज लग जाएगा सूरज लग जाएगा। तार ना तुमसे बोलने की तार से काम हो गया? लगा। और कुछ क्या कोई डाउट? कर रहे हो? कोई डाउट है? मैथ नहीं आता है देखो। कितने मिनट हुए? 1:28